नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ का आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मैं 11th NCERT बुक का पहला टॉपिक करा चुका हूँ, समुच्चय सेट। समुच्चय की थ्योरी और सारे सवालों को आप कंप्लीट कर लें। संभव हो तो NCERT की बुक खरीद लें। NCERT का सिलेबस सरल है, काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। ठीक, मेरा कहने का अर्थ है कि बुक के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को आप हल कर लें। यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है या नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स भेज दें, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा। ठीक, अब मैं आपके सामने तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। पूरी 11th, टोटल 11th और टोटल 12th का भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें ये चैप्टर काम नहीं आता हो। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप संभव हो तो ठोस कर लें, पूरी तरह ठोस कर लें कि इस चैप्टर के बिना हम अदर चैप्टरों को भी नहीं कर सकते, ना 11th का कर सकते ना 12th का। लगभग 95% 12th और 11th के चैप्टर इसी टॉपिक पर आधारित हैं। ठीक, तो मेरा निवेदन है कि इस टॉपिक को आप ढंग से देखें, ढंग से पढ़ें, किताब का यूज करें। त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमिति के बारे में आप कक्षा 10th तक पढ़ चुके हैं, 10वीं तक आप पढ़ के आए हैं। उससे आगे हम आपका स्टार्ट करते हैं सिलेबस। ठीक है बेटा, आइए त्रिकोणमितीय फलन में पहला टॉपिक आता है कोण, एंगल। कोण को आप जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं लगभग, कि यदि कोई एक प्रारंभिक कण है, इस प्रारंभिक कण का ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। यदि इस प्रारंभिक कण का हम क्या कराया जाए, घूर्णन, क्या करेगी, घूर्णन करती है, तो ये प्रारंभिक भुजा अब यहाँ पर आ गई घूर्णन करती हुई। तो ये तो है प्रारंभिक भुजा और ये है अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के मध्य बना कोण, मध्य बना कोण क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। मध्य की जो आकृति है, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के मध्य की जो आकृति, वो क्या कहलाती है, कोण, एंगल कहलाती है। जानते हैं, नॉर्मल चीज है। बोले हैं कि नहीं? अब गौर करो, ये कोई प्रारंभिक कण है। कैसी कण है, प्रारंभिक कण। ये प्रारंभिक कण का प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है ए। देखो है कि नहीं, ये प्रारंभिक कण कहाँ स्थित है, तल पर, समतल पर, है कि नहीं। दो चीज होती है बेटा, एक तल और एक अंतरिक्ष। आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक 2D और एक 3D। आकृतियां कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती हैं, एक 2D और एक 3D। 2D आकृति 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, और 3D 3 डायमेंशनल त्रैविमीय निर्देशांक ज्यामिति। समझ में आ गई? 2D को कहते हैं 2 डायमेंशनल, 3D को कहते हैं 3 डायमेंशनल, है क्या नहीं। 2D आकृतियां द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में, तो 2D आकृतियां क्या होती हैं, वे आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान हो, केवल लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान हो, तो वो कहलाती हैं 2D आकृतियां, 2 डायमेंशनल द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें दो ही अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ना आई समझ में?
ठीक, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। गौर करना, दोबारा फिर देख लें। 2 डायमेंशनल द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति वे आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान हो 2D आकृतियां कहलाती हैं। ये 2D आकृतियां कहाँ बनती हैं? तल पर, समतल पर। कहाँ बनती हैं? तल पर। समझ आ गई? समतल पर। तो समतल पर बनने वाली आकृतियों को हम क्या कहते हैं? 2D आकृतियां कहते हैं, जिनमें लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होता है। ठीक, और 3 डायमेंशनल त्रैविमीय निर्देशांक ज्यामिति, त्रैविमीय निर्देशांक ज्यामिति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ यदि गहराई ऊंचाई का भी ज्ञान हो तो उसे हम 3D आकृतियां कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। समझ आ गया? तो आकृतियां कई प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की, 2D 3D। 2D में केवल लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होगा। 3D आकृति में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई ऊंचाई का भी ज्ञान होता है, तो उसे हम 3D आकृतियां कहते हैं। और 3D आकृतियां कहाँ बनती हैं? तल से ऊपर अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में बनने वाली आकृतियों को हम 3D आकृति कहते हैं, और केवल तल पर बनने वाली आकृतियों को हम 2D आकृतियां कहते हैं। समझ आ गई? अंतरिक्ष का मतलब समझ गए? अंतरिक्ष में तल भी सम्मिलित है ना? तल, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गहराई का भी ज्ञान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? 3D आकृति। जैसे कमरा दिखाई दे रहा है आपको, तो कमरे में ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई है क्या नहीं? तो ये कमरा कहाँ बना हुआ? अंतरिक्ष में। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ। तल के साथ साथ लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गहराई का भी ज्ञान हो रहा है, ऊंचाई का भी ज्ञान हो रहा है। ठीक, तो वो कैसी आकृति होती है? 3D आकृति, 3 डायमेंशनल। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष। समझ आ गई? तो समतल पर बनने वाली आकृति 2D और अंतरिक्ष में बनने वाली आकृति 3D। ठीक, समतल पर ये 2 रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। कितने अक्ष हैं? 2 अक्ष। ये दोनों अक्ष कहाँ है? तल पर। ये दोनों अक्ष तल को, किसको? तल को कई भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं बेटा। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित करते हैं। इन चारों भागों को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। समझ आ गया? और अंतरिक्ष में बनने वाली आकृति 3D आकृति है, 3 डायमेंशनल है क्या नहीं? कई अक्ष हैं? 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये तीनों अक्ष मिलकर के अंतरिक्ष को कई भागों में डिवाइड करते हैं? 8 भागों में डिवाइड करते हैं बेटा। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 8 भागों में विभाजित करते हैं। और इन 8 भागों को हम क्या कहते हैं? अष्टांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांश है क्या नहीं? 2D आकृति, 2 डायमेंशनल, तल पर बनने वाली दोनों लंबवत रेखाएं तल को 4 भागों में विभाजित करेंगी, और अंतरिक्ष में तीनों अक्ष अंतरिक्ष को, ये 3 डायमेंशनल में तीनों अक्ष मिलकर के अंतरिक्ष को 8 भागों में विभाजित करते हैं, जिनको हम अष्टांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांश। कैसे हैं 8 भाग? एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, है ना? अब गौर करो, 8 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6, 7, 8 है गए 8 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं?
8 भागों में विभाजित करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, अष्टांश कहा जाता है। समझ में आ गई? तो याद रखना यहाँ आकृतियाँ कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की, 2D और 3D, है ना। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कैसी आकृतियों का चल रहा है बेटा, 2 डायमेंशनल द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, याद रही। माना ये कोई प्रारंभिक किरण है, ये प्रारंभिक किरण कहाँ स्थित है, तल पर। कहाँ स्थित है, समतल पर, तल पर। ठीक, अब ये प्रारंभिक किरण का ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु स्थिर है, कैसा है, स्थिर है। इस प्रारंभिक बिंदु को स्थिर रखते हुए इस अंतिम बिंदु को पकड़ करके और इस किरण का क्या कराया जाए, घूर्णन। ये रेखा तल पर स्थित है। अब इस किरण का प्रारंभिक बिंदु को स्थिर रख दिया और दूसरे छोर को पकड़ करके इस किरण का क्या कराया जाए, घूर्णन। तो घूर्णन कै दिशाओं में करा सकते हैं हम, 2 दिशाओं में करा सकते हैं, एक तो वामावर्त और एक दक्षिणावर्त करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अब दोबारा फिर देख लें कि ये प्रारंभिक किरण है, ये किरण कहाँ स्थित है, तल पर, समतल पर स्थित है। इस प्रारंभिक किरण का ये प्रारंभिक बिंदु स्थिर है और दूसरा ये बिंदु जो ए है एक चलित बिंदु है। इस बिंदु को यानी इस किरण का क्या कराया जाए, घूर्णन। तो घूर्णन हम कै दिशाओं में करा सकते हैं, 2 दिशाओं में, एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त, है कि नहीं। यदि किरण वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है, ये किरण वामावर्त दिशा में घूर्णन करती हुई ये अंतिम स्थिति पर आ गई, ये बिंदु ए यहाँ आ गया बिंदु बी पर। ये कौन सी स्थिति है, अंतिम किरण। कौन सी किरण है बेटा, अंतिम किरण। तब यदि प्रारंभिक किरण का तल के साथ वामावर्त दिशा में, कौन सी दिशा में बेटा, वामावर्त, वामावर्त दिशा में घूर्णन कराते हैं तो कोण हमेशा कैसा बनता है बेटा, पॉजिटिव। समझ में आ गई? ये याद रखने की चीज़ है कि नहीं। यदि प्रारंभिक किरण का बिंदु ओ को स्थिर रखते हुए, स्थिर मानते हुए किरण का वामावर्त दिशा में घूर्णन किया जाए तो कोण हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, और यदि किरण का कौन सी दिशा में घूर्णन कराया जाए, दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन कराया जाए, तब कोण हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव। इस किरण ये प्रारंभिक किरण का दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करा दिया, अंतिम स्थिति ये आ गई सी पर। ये कौन सी स्थिति है, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य बना कोण हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कोण के बारे में चल रही है जानकारी। कोण कैसे बनता है आप जानते हैं। ठीक, कोण की क्या स्थिति है, 2। यदि किरण वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है तो कोण हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और यदि किरण दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है तो कोण हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक, याद रहे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कोणों के मापन की पद्धतियाँ। कोणों के मापन की पद्धतियाँ। तो कोणों के मापन की पद्धतियाँ, कोणों के मापन की पद्धतियाँ। कोणों के मापन की कितनी पद्धतियाँ हैं, 3 पद्धतियाँ हैं बेटा। क्या पद्धति हैं, 3 पद्धति। नंबर 1 साष्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति, साष्टिक पद्धति। ठीक, ध्यान देना। 3 पद्धति बता दूं। नंबर 1 साष्टिक पद्धति, नंबर 2 शताशक पद्धति या फ्रेंच पद्धति और नंबर 3 वृत्तीय पद्धति। समझ में आ गई।
तो कोणों को कै पद्धतियों में मापा जाता है? 3 पद्धतियों में मापा जाता है। अब पहली पद्धति है आपकी साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति क्या है बेटा? इस पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है बेटा? डिग्री में मापा जाता है। समझ में आ गई? साष्टिक पद्धति में कोणों को हम किस में मापते हैं? डिग्री में। समझ में आ गया? तो साष्टिक पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है। कैसे? ध्यान दें, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये चिन्ह है डिग्री का, ये चिन्ह है मिनट का। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। समझ आ गया? कौन सी पद्धति चल रही है बेटा? साष्टिक पद्धति चल रही है। साष्टिक पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में। तो डिग्री, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। गौर करें, ये आपका एक समकोण है। तो एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। बोलो, होता है कि नहीं होता एक समकोण 90 डिग्री का? समझ रहे हैं मेरी बात को? गौर करना। अब इस एक समकोण 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री अर्थात एक समकोण को 90 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए। कै भागों में विभाजित कर दें इसको? 90 90 90। कै भाग इसके? यानी समझ रहे हैं मेरी बात का अर्थ? एक समकोण है, इस एक समकोण के 90 बराबर बराबर भाग कर दिए जाएं तो ये प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। गौर करो, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। होता है ना? 90 का हमने इधर क्या दे दिया? भाग। 1/90 समकोण बराबर क्या रह गया? 1 डिग्री। रह गया कि नहीं रह गया? समझ गए? यानी एक समकोण को कै भागों में विभाजित कर दिया? 90 भागों में विभाजित कर दिया। 90 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री का कहलाता है। भाई नॉर्मल सी बात है बेटा, 90 डिग्री का कोण है क्या? नहीं। तो इस 90 डिग्री के 90 भाग कर दिए। 1 2 3 4 5 डॉट 90 भाग। तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री का कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। समझ आ गई का? दूसरी बात, अब यदि इस 1 डिग्री को, ये 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को कै भागों में विभाजित कर दिया जाए? 60 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट। समझ आ गई? ये रहा भाई, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो ये 1 डिग्री था क्या? नहीं। इस 1 डिग्री को कै भागों में विभाजित कर दिया? 60 भागों में। 1 डिग्री बटे में 60 बराबर रह गया 1 मिनट। रह गया कि नहीं रह गया? है ना? तो 1 डिग्री के कै भाग कर दिए? 60 भाग कर दिए। प्रत्येक भाग किसका निर्माण कर रहा है? 1 मिनट का निर्माण कर रहा है। समझ में आ गई? अब यदि इस 1 मिनट को, 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 मिनट 60 का भाग दे दो, बराबर रह गया 1 सेकंड। समझ आ गई? यानी 1 मिनट के कै बराबर भाग कर दिए जाएं? 60 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 सेकंड का कहलाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्या नहीं आ रही? 1 सेकंड, सॉरी 1 मिनट के कै भाग किए? 60।
प्रत्येक भाग क्या कहलाया? 1 सेकंड कहलाया। दोबारा देख लें, कौन सी पद्धति चल रही है? साष्टिक पद्धति। याद रखें, साष्टिक पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में। और एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। कितना होता है? 60 सेकंड। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक। दूसरी बात, एक समकोण के 90 भाग करें, 1/90 समकोण, यानी 1 समकोण बटे 90 बराबर होता है 1 डिग्री। दोनों साइड से याद रखना है। 1 समकोण अपॉन 90 बराबर 1 डिग्री, 1 डिग्री अपॉन 60 बराबर 1 मिनट, 1 मिनट बटे में 60 बराबर 1 सेकंड। समझ में आ गई बात? पूछना है किसी को, जवाब दें। अगली पद्धति है आपकी शतांशक पद्धति। कौन सी पद्धति? शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति, आवाज नहीं, शतांशक पद्धति, ध्यान दें, इसको साफ कर दूं। अब दूसरी पद्धति है आपकी शतांशक पद्धति। कौन सी पद्धति बेटा? ध्यान दें, आवाज नहीं बेटा, गौर करो। नंबर 2, शतांशक पद्धति। इसका दूसरा नाम भी है बेटा फ्रेंच पद्धति। कौन सी पद्धति? फ्रेंच पद्धति। ठीक, ध्यान दें, शतांशक पद्धति में, यानी इस पद्धति में कोणों को ग्रेड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है बेटा? ग्रेड में। समझ में आ गई? तो शतांशक पद्धति में, फ्रेंच पद्धति में कोणों को किस में मापा जाएगा? ग्रेड में मापा जाता है। ठीक, ध्यान दें, एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। एक समकोण बराबर कितना होता है? 100 ग्रेड। होता है कि नहीं होता? 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, जिसे कहते हैं हम फ्रेंच मिनट। कौन सी मिनट बेटा? फ्रेंच मिनट। और 1 फ्रेंच मिनट बराबर होता है 100 सेकंड। कौन सी सेकंड? फ्रेंच सेकंड। समझ में आ गई बात? ठीक है, गौर करें। तो इस पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है? ग्रेड में। किस में मापा जाता है? ग्रेड में। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 फ्रेंच मिनट, और 1 फ्रेंच मिनट बराबर 100 फ्रेंच सेकंड। पर याद रखें, यह पद्धति हमारे यहाँ, यानी हमारे देश में, हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है। समझ में आ गई बात? तो हमारे यहाँ इस पद्धति का यूज नहीं किया जाता है। समझ में आ गई? तो इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद आप थोड़ा बहुत रख लेना। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? यह पद्धति हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल कै पद्धतियाँ हैं? 2। कौन कौन सी? साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। कौन कौन सी पद्धतियाँ बेटा? 2। कौन कौन सी? साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। ठीक, तो साष्टिक पद्धति में आपको करा चुका हूँ। शतांशक पद्धति है ही नहीं हमारे यहाँ,
अब नंबर 3 है आपकी वृत्तीय पद्धति। कौन सी पद्धति? वृत्तीय पद्धति। कौन सी पद्धति है? वृत्तीय पद्धति है क्या नहीं? इस पद्धति में कोणों को किसमें मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है बेटा? रेडियन में। समझ आ गई? दो चीजें बेटा, एक वृत्तीय और एक साष्टिक। साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। साष्टिक पद्धति में तो कोणों को हम डिग्री में मापेंगे और वृत्तीय पद्धति में हम कोणों को रेडियन में मापा जाता है, रेडियन में। ठीक, तो ध्यान दें, साष्टिक पद्धति में करा चुका हूं। ठीक, अब चल रही है वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्यों? कि समय अवधि कम है क्या नहीं? डाटा 1.5 GB का 1.5 GB का मिलता है, उसमें 12th का भी बनाना पड़ता है और 11th का भी बनाना पड़ता है वीडियो, है क्या नहीं? तो डाटा कम पड़ जाता है, इसको कंप्रेस भी करना होता है और अपलोड भी करना होता है। ठीक, तो ये दोनों वीडियो ना तो कंप्रेस हो पाती है ना अपलोड हो पाती है, डाटा खर्च हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ है कि मैं 11th की कम समय की ही वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा थोड़ा टॉपिक कर लो, कम कम कर लो, लेकिन उसको ठोस कर लो, कंप्लीट हो जाना चाहिए। थोड़ा मेहनत करें इस टॉपिक के अंतर्गत, ध्यान से देखें, किताब यूज करें, किताब का सदुपयोग करें। तो वृत्तीय पद्धति को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। आज का वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। समझ आ गया? तो थोड़ा लंबा विस्तार है, तो वो अगली वीडियो में पूरी आ जाएगी, कंप्लीट आ जाएगी, इसलिए मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।